चल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इतिहास के 7वें चैप्टर को देखेंगे। देखिए 7वें चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। इस बात को मतलब बेसिक से हम लोग समझेंगे। अभी तक 6 चैप्टर विस्तार से हम लोग क्लियर कर चुके हैं। देखो इस चैप्टर पर मैं 2 पार्ट बनाऊंगा, ये पार्ट 1 और पार्ट 2। हालांकि सारी बातें हम लोग बेसिक से समझेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा इसलिए होगा क्योंकि थोड़ा सा समझाना है आप लोगों को। तो इस वीडियो को मतलब इस चैप्टर के 2 पार्ट में बनाऊंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपका चैप्टर्स का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। तो व्यापार तो आप समझते ही है ना, किसी से वस्तु खरीदना बेचना, ये सब क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। इसमें एक चीज हम लोग समझ लेते हैं, भूमंडलीकरण क्या है। अगले वाले पार्ट में मैं आपको भूमंडलीकरण के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि भूमंडलीकरण कहते किसे हैं। देखो बुआ, भूमंडलीकरण का एक और नाम होता है जिसको हम लोग वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं। यानी भूमंडलीकरण का दूसरा नाम क्या होता है? वैश्वीकरण। देखो तो भूमंडलीकरण क्या होता है? भूमंडलीकरण होता है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। तो वो कहलाता है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बुआ? कहने का मतलब है अपन देश, जैसे मान लो इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था को मैं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना भूमंडलीकरण कहलाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अपनी अर्थव्यवस्था आप वस्तु खरीदने और मतलब वस्तु लेने और देने की क्रिया पूरी दुनिया के साथ जोड़ दीजिए, वो क्या कहलाएगी? भूमंडलीकरण कहलाएगी। तो अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसको पूरी दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ देना क्या कहलाएगा? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है ना? तो भूमंडलीकरण का दूसरा नाम है वैश्वीकरण। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कर दिया कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। देखो बाबू, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीजें नहीं है। तो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का मतलब अपने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना भूमंडलीकरण कहलाती है। मतलब व्यापार करने की क्षमता जो होती है, क्रिया होती है, उसको पूरी दुनिया से जोड़ दीजिए तो वही कहलाएगा आपका भूमंडलीकरण। तो व्यापार करने की जो कैपेसिटी है वो पूरी भूमंडल में, मतलब पूरी दुनिया में जोड़ना भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाती है। अब देखो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो विश्व बाजार पढ़ना है। विश्व बाजार के क्या क्या लाभ थे, क्या क्या उपयोग हुए और विश्व बाजार से क्या क्या हानि हुआ। उसके बाद 1929 के आर्थिक मंदी मतलब आर्थिक संकट के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। उसको लेकर कैसी कैसी चीजें यहाँ पर बनाई गई, उन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। ठीक है ना? देखो सबसे पहले समझिए विश्व बाजार कहते किसे हैं। तो एक ऐसा बाजार जहां पर देश की सभी वस्तुएं मिल सके, मतलब ऐसे बाजार मिले जहां पर लोग जाए ना तो सारी वस्तुएं जो चाहिए चाहे वो खरीद सकता है, उससे हम लोग विश्व बाजार कहते हैं। तो लिख सकते हैं विश्व बाजार, पूछेगा किसे कहते हैं। आपकी किताब में क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है। तो लिखना है कि ऐसा बाजार जहां पर विश्व की प्रत्येक वस्तु मिल जाए, मतलब ऐसा बाजार जहां पर विश्व के किसी भी देश का प्रत्येक वस्तु मिल जाए, वो कहलाता है विश्व बाजार कहलाता है। और विश्व बाजार का देख सकते हैं, विश्व बाजार का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था मालूम है? अलेक्जेंड्रिया शहर का बाजार था। ये अलेक्जेंड्रिया इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है ना? तो व्यापार का अगर केंद्र देखेंगे ना, देखो व्यापार का अगर केंद्र देखेंगे तो इंग्लैंड में था, जिसको इंग्लैंड में था। इंग्लैंड कहाँ पड़ता है? तो यूरोप महादेश में पड़ता है। ठीक है ना? तो व्यापार का अगर केंद्र देखेंगे तो इंग्लैंड में था, लेकिन विश्व बाजार का केंद्र अगर देखेंगे तो वो था अलेक्जेंड्रिया नामक शहर का बाजार था। अलेक्जेंड्रिया नामक शहर का बाजार था। इस अलेक्जेंड्रिया नामक बाजार को जानते किसने बसाया था? इसको बसाया था सम्राट, मतलब महान विश्व विजेता सम्राट सिकंदर का आप नाम सुने होंगे। आप चंद्रगुप्त मौर्य वाले एपिसोड जाकर देखिएगा। सिकंदर जो था ना पूरा विश्व को मतलब जो मिस्र का शासक कहते थे सिकंदर जो था ना पूरे विश्व को जीतने के लिए निकल पड़ा था। रियल में पूरे विश्व को जीत लिया था, लेकिन ससुरी आके यहाँ पर फंस गया। कहाँ? इंडिया में चाणक्य जैसे जो गुरु थे ना, वो अपने बुद्धि से क्या किए, सिकंदर को यहाँ से परास्त कर दिए और उसको भगा दिए। समझ में आ रही बुआ? तो कहने का मतलब है कि विश्व बाजार का केंद्र अगर देखते हैं पुराने जमाने में, तो उस समय विश्व बाजार का केंद्र कहाँ था? तो अलेक्जेंड्रिया नामक बाजार था। इस शहर को बसाने का काम कौन किए थे? तो इस शहर को बसाने का काम सम्राट सिकंदर यानी विश्व विजेता सम्राट सिकंदर किए थे। और साथ में जो एलेक्जेंड्रिया नामक जो बाजार था, इससे कौन कौन वस्तुएं मतलब कौन कौन देश से ये वस्तु खरीदने का काम करते थे? तो वो था एशिया में भारत था, या अफ्रीका, यूरोप, ये सब क्या करते थे? एलेक्जेंड्रिया नामक बाजार से वस्तु खरीदते थे, लेते थे, आयात निर्यात करने का काम करते थे। ठीक है ना? तो विश्व व्यापार के बारे में कुछ बातें आपको समझ में आ गई होगी कि मतलब ऐसा बाजार जहां पर देश की प्रत्येक वस्तु मिल जाए, किसी भी देश की प्रत्येक वस्तु मिल जाए, तो उस बाजार को हम लोग विश्व बाजार कहते हैं।
इसका अगर केंद्र देखेंगे तो कहाँ, अलेक्जेंड्रिया में, और अलेक्जेंड्रिया नामक शहर को विश्व विजेता सम्राट अशोक ने सम्राट सिकंदर ने बसाया था। ठीक है, और यहाँ से अगर देख सकते हैं तो कौन कौन देश, कौन कौन मतलब ये महादेश वस्तु खरीदने का काम करते थे। तो एशिया हो गया, एशिया में भारत था, अफ्रीका, यूरोप, ये सब खरीदने का काम करते थे। तो ये विश्व बाजार की कुछ बातें रही। अब हम लोग समझते हैं कि विश्व बाजार का स्वरूप और विस्तार। अब आपके एग्जाम में 5 नंबरिया क्वेश्चन करेगा यहाँ से कि विश्व बाजार के विस्तार और उसके रूप और स्वरूप को लिखे। आप किताब में आपका क्वेश्चन भी है, समझिएगा इस बात को ध्यान से। देखो हुआ विश्व बाजार का स्वरूप और विस्तार। तो सबसे पहली बात आप समझिए कि विश्व बाजार का विस्तार कैसे हुआ। उसका एक ही रीजन था, औद्योगिकरण का शुरुआत। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिकरण का शुरुआत हो गया। औद्योगिकरण का मतलब आपको बता दिया गया, मशीनों के द्वारा वस्तु बनाया जाने लगा। मशीन के माध्यम से ज्यादा मात्रा में वस्तु बनने लगी, और भाई ज्यादा मात्रा में वस्तु बनने लगा तो इंग्लैंड वासी सोचने लगे कि इसको खपाने के लिए एक काम करते हैं, कुछ महादेश पर अपना प्रभुत्व जमाते हैं, वहां पर जाते हैं व्यापार करने। तो इंग्लैंड वाले क्या किए कि जब औद्योगिकरण का विकास कर दिए तो ज्यादा मात्रा में जब वस्तु बनने लगी तब वो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में भारत में देख सकते हैं खासकर। तो ये 3 ऐसे महादेश थे जहां वो व्यापार करने के लिए निकल पड़े, और व्यापार करने के लिए निकले, लेकिन वो व्यापार के माध्यम से अपनी वस्तु का इतना ना प्रचार कर दिए कि जो हम लोग भारतीय वस्तु थे ना, ये भारतीय वस्तु में जो कुटीर उद्योग था, ये सब लोगों ने क्या किया, मतलब कृषि को भी लोगों ने छोड़ना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रही है, जिसके कारण से मतलब ये जो अंग्रेज थे ये अपने वस्तु का ज्यादा मात्रा में बिक्री करने लगे, और जब ज्यादा मात्रा में बिक्री करने लगे ना तो इनका भारत में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में प्रभुत्व बनने लगा। प्रभुत्व का मतलब वो अपना व्यापार मतलब ज्यादा करने की क्षमता बढ़ाने लगे। इंडिया में भी क्या किया, विश्व बाजार उनका मतलब इंडिया में तो सबसे ज्यादा वस्तु बिकती थी। विश्व का अगर शक्तिशाली देश देखेंगे तो उस समय भी इंडिया था, क्योंकि देखो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा अपने बिहार के पटना में हुआ करते थे, जिनका नाम सुने होंगे अशोक, जिनके पैर रखने से सला पूरी दुनिया कांप जाती थी, यहाँ तक कि अफगानिस्तान भी कांपती थी। चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ तक कि मगध का नाम सुने होंगे, मगध का शासक उस समय था धनानंद, जो बहुत क्रूर था। मतलब कहने का मतलब सबसे शक्तिशाली देश इंडिया था, वो भी इंडिया में बिहार के पटना में था। ठीक है ना, देखो तो हम लोग विश्व बाजार का स्वरूप देख सकते हैं और इसका विस्तार। तो इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, मतलब मशीनों से वस्तु बनने की शुरुआत हुई। जब ज्यादा मात्रा में वस्तु बनने लगी ना तो अंग्रेज सोचने लगे कि कहीं ना दूसरे देश में जाकर हम क्या करें, इस वस्तु को बेचने का काम करें। वही दूसरे देश में व्यापार करने के माध्यम से वो 3 महादेशों में प्रवेश किए। अफ्रीका में प्रवेश किए, उत्तरी अमेरिका में प्रवेश कर गए, एशिया में, भारत में प्रवेश कर गए। 3 महादेशों में वो क्या किए अपना प्रभुत्व जमाना स्टार्ट कर दिए, और यहाँ पर लोगों ने क्या किया, इनके वस्तुओं को ज्यादा मात्रा में पसंद किया, जिसके कारण से ये इंग्लैंड वासी आकर यहाँ पर अपना क्या करने लगे, अधिकार जमाना शुरू कर दिए। अब देखो भाई, अब जब अधिकार जमाना शुरू कर दिए तो यहाँ से क्या हुआ कि कुछ मजदूरों को क्या किया गया कि ये जो इंग्लैंड वासी थे ये अपने देश जहाँ ज्यादा मात्रा में मतलब वस्तु बिक रही थी ना, यहाँ इंडिया से खासकर देखिए, इंडिया में अगर देखते हैं खासकर तो उत्तर प्रदेश, अब बिहार, देखो ज्यादातर मजदूरी करने वाले लोग जानते हैं आपको यही से मिलेंगे, बिहार से, उत्तर प्रदेश से। समझ में आ रही, क्योंकि यहाँ का इनकम प्रति व्यक्ति है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है बाबू। ठीक है ना देखो तो इंग्लैंड वाले ने क्या किया कि मतलब इंग्लैंड वाले ने कि कुछ मजदूरों को खरीद लिया। खरीदने का मतलब क्या होता है कि निश्चित समय के लिए कि तुम मेरे साथ इतना दिन काम करोगे तो मैं तुमको इतना पैसा दे दूंगा, चाहे आगे ही पैसा दे देना। तो इंग्लैंड वासी ने एक दिमाग लगाया कि अपने इंडिया से, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश से मतलब मजदूरों को निश्चित समय के लिए खरीद लिया और वो अपने देश में लेकर चला गया। तो इसे ऐसे मजदूर को हम लोग गिरमिटिया मजदूर कहते हैं कि मतलब मजदूरों को दूसरे देश में ले जाना, चाहे दूसरे राज्य में ले जाना, निश्चित समय के लिए ले जाना और उनसे मजदूरी करवाना। तो ऐसे मजदूर जो थे ना उसको गिरमिटिया मजदूर के नाम से जानी जाती है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन कर भी दिया गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, तो लिखिएगा, बस आपको इतना लिखना है कि किसी भी मजदूर को निश्चित समय के लिए दूसरे देश में ले जाकर काम कराना गिरमिटिया मजदूर कहलाता है। ठीक है ना, मतलब जो कोई मजदूर निश्चित समय के लिए किसी दूसरे देश में जाता है, किसी और के सहारे जाता है, तो वो कहलाता है गिरमिटिया मजदूर कहलाता है। अच्छा मान लो कि मैं क्या हुआ कि किसी से पैसा ले लिया, अब मैंने उससे पैसा लिया तो बोला ना कि हाँ इतना दिन तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा, तो मैं जो बन के जा रहा हूँ ना एक गिरमिटिया मजदूर बन के जा रहा हूँ। तो गिरमिटिया मजदूर का मतलब क्या होता है, जब कोई निश्चित समय के लिए आपको खरीद लेगा
और वो आपका उपयोग करना शुरू कर देगा तो वो मजदूर जो है ना गिरमिटिया मजदूर कहलाएगा। तो इंग्लैंड वासी ने गिरमिटिया मजदूर की शुरुआत करी, यानी अपने देश से खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश से मजदूरों को ले जाकर दूसरे देश में रखने लगे, उसका उपयोग करने लगे। तो उपयोग करने का मतलब क्या होगा कि ऐसे ऐसे मजदूर जो थे ना वो गिरमिटिया मजदूर कहे गए, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गई कि विश्व बाजार का स्वरूप इसका विस्तार कैसे हुआ, तो बस औद्योगिकरण के कारण से हुआ, मशीनों के कारण से हुआ। जितनी मशीनें बनते गई ज्यादा मात्रा में वस्तु बनने लगा। इंग्लैंड वासी ये एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में प्रवेश करके व्यापार के माध्यम से और वहां पर प्रभुत्व जमाना स्टार्ट कर दिए और यही के मजदूरों को अपने अपने देश ले जाकर क्या करने लगे, उसका उपयोग करने लगे, ठीक है ना। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गई। अब समझते हैं विश्व बाजार के लाभ एवं उपयोगिता। विश्व बाजार से आखिर क्या क्या लाभ हुए और ये किस काम में हमारे उपयोग आया, इस बात को समझते हैं। देखो जब विश्व बाजार का मतलब सो मंडी, जिसको हम लोग कहते हैं मंडी बाजार, जहां पर मतलब सामान बहुत ज्यादा मात्रा में मिले, लोग आते हैं बाजार करने के लिए, समझ में। देखो तो विश्व बाजार से क्या क्या लाभ हुआ। तो पहले मान लो कि मेरे पास कोई सामान उत्पन्न हो रहा है, मैं खेत में कोई सामान बेचता उपजाता हूँ, ठीक है ना। मान लो कि मैंने क्या किया कि आलू बोया हूँ, ठीक है ना। मैंने आलू बोया और उसको ले जाकर, जब मेरी आलू हो गई अच्छी खासी, तो मैंने ले जाकर बाजार में बेच दिया। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो इनकम होता है ना एकदम अच्छी मात्रा में निकल गई। तो आप वस्तु को उत्पन्न किए फिर उसको ले जाकर बेच दिए, तो कहीं ना कहीं आपका जो खर्चा बढ़ता है काट कपड़ के फायदा उधर कमा का आप निकाल ही लेंगे, ठीक है ना। देखो वो तो यहाँ पर विश्व बाजार के लाभ क्या है कि अच्छी कीमतें प्राप्त होने लगी। लोग जो जितना खर्चा करते थे उससे कई गुना ज्यादा मतलब पैसे प्राप्त कर लेते थे, कमा लेते थे बाजार में जाकर, समझ में आ रही। तो अच्छी कीमतें प्राप्त होने लगी और दूसरा का मजदूरों को रोजगार मिलने लगा। अब सोचिए बाजार लगने लगा ज्यादा मात्रा में, तो भाई बाजार है तो उसमें मजदूर की तो आवश्यकता पड़ेगी ना। तो मजदूरों को उस बाजार से क्या होने लगा कि रोजगार मिलने लगा। और तीसरी बात अगर देखते हैं तो बैंकों का भी आविष्कार हो गया। अब भाई बाजार था तो लोग पैसा कमा रहे थे, अब पैसा कमा रहे थे तो उसको रखेंगे कहाँ, पॉकेट में रखेंगे, माटी में गाड़ कर रखेंगे नहीं। और उस पैसा को सुरक्षित रखने के लिए ये जो सरकारें थी, ये इंग्लैंड वासी चाहे जो देश की सरकारें थी, वो किसका उदय करी, तो वो सब बैंकों का विकास और बैंकों का उदय करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद आधुनिक विचार एवं चेतना का भी प्रसार होने लगा। मतलब विश्व बाजार के कारण से कि ये वस्तुएं कैसे बनती है। मान लो इंग्लैंड वाले ने क्या किया कि कोई सामान बना दिया, तो भाई जिस तकनीक से बनाया है वो तकनीक पूरे देश में फैलना स्टार्ट होगा। किसके माध्यम से, विश्व बाजार के माध्यम से। तो कहने का मतलब है कि आधुनिक विचार और चेतना का प्रसार भी होने लगा, किसके माध्यम से, विश्व बाजार के माध्यम से। और तीसरा था, देखो मतलब अगला देख सकते हैं कि विश्व बाजार के कारण से समाज जो था ना, ये जो देश था, समाज के जो लोग थे वो 3 वर्गों में बंट गए। मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूं कि हम लोग के समाज का 3 वर्गों में विभाजन हुआ सिर्फ औद्योगिकरण के कारण से। वो कौन कौन से वर्ग थे, पूंजीपति वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा मजदूर वर्ग, ठीक है ना। ये मतलब पूंजीपति वर्ग क्या थे, तो सबसे मतलब देख सकते हैं पैसे के मामले में धनी व्यक्ति हम लोग कह सकते हैं। तो 3 वर्गों का यहाँ से जन्म होता है, किसके कारण से, विश्व बाजार के कारण से। एक धनी मनी व्यक्ति, दूसरा का सेवा देने वाला व्यक्ति और तीसरा का मेहनत करने वाला व्यक्ति, मतलब मजदूरी करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। तो 3 वर्गों का विश्व व्यापार की वजह से ही क्या होता है, जन्म होता है। उसके बाद विश्व व्यापार के कारण शहरों का विकास होने लगता है। अब मान लो अपने देश में कहीं कहीं क्या होने लगा, बाजार लगने लगा। अब बाजार लगने से क्या होता है कि मतलब आपके एरिया का सारे लोग वहां पड़ेंगे सामान लेने के लिए, भीड़ लगेंगी। आज जहां भीड़ लगता है भाई वो शहर कहलाता है। तो शहरों का विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, विश्व बाजार का रहा। और सातवां ये अंतिम पॉइंट देख सकते हैं कि रेलवे, वाष्प इंजन, भाप का जहाज, टेलीग्राम, जलपोर्ट, ये सब का विकास होने लगा, इस सब का निर्माण होने लगा। कैसे, अब मान लो कि विश्व बाजार है तो हमें सामान की आवश्यकता नहीं है, तो भाई सामान ज्यादा मात्रा में कैसे आएगी, जब भाप का इंजन मतलब नाव आने जाने की व्यवस्था रहेगी, जहाज आने जाने की व्यवस्था रहेगी, रेलवे से आने जाने की व्यवस्था रहेगी, तभी ना जाकर विश्व बाजार थोड़ा मजबूत होगा। तो विश्व बाजार को और मजबूत करने के विश्व बाजार को और मजबूत करने को ही लेकर क्या हुआ कि भाप का इंजन बन गया, वहीं पर देख सकते हैं भाप का जहाज भी बन गया, वाष्प इंजन भी बन गया, टेलीग्राम भी बन गया। टेलीग्राम का होता है ना, ये जो हम लोग चिट्ठी पेठाते थे, तो ये तो टेलीग्राम ही था। लेकिन टेलीग्राम का मतलब था ऐसे बात करने वाला, हेलो हेलो। हम लोग पहले चिट्ठी का प्रयोग करते थे। अगर कोई हमारा दिल्ली में काम करता है ना बाबू, तो पहले गाड़ी भी उतना नहीं ना था, आदमी पैदल चल जाता था दिल्ली, 2-4 महीना लगता होगा, ठीक है ना। देखो तो पहले मतलब चिट्ठी पहुंचाई जाती थी। लेकिन आज के जमाना क्या है ना, ये अंग्रेज का देन है कि आज हम लोग लगाते फटाके फोन लगाते हैं, बात कर लेते हैं। तो टेलीग्राम का विकास अंग्रेज किए थे, ऐसा था उनका एकदम, एगो कान में लगाएंगे एगो मुंह से बोलेंगे, ठीक है ना।
इसका उपयोग अगर देखते हैं तो अगर देखी जाए तो मतलब आज से कई साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जब चाणक्य और चंद्रगुप्त का शासन मतलब जब मगध में पटना की बात करें, मगध में अगर पटना का शासन देखी जाए तो जो मगध का शासक था धननंद, वो भी इस टेलीग्राम का प्रयोग किया था कि यहाँ बोलेंगे तो कुछ दूर तक सुनाई देगा, ठीक है ना। देखो बुआ, तो कहने का मतलब है कि रेलवे, वाष्प इंजन, भाप का जहाज, टेलीग्राम, जलपोर्ट, इस सभी का विकास किससे होने लगा, तो किससे, विश्व बाजार के कारण से इस सब का निर्माण होने लगा। तो विश्व बाजार के कारण से बहुत लाभ हुआ, इसका बहुत उपयोग भी किया गया। लाभ कौन कौन सा, अच्छी कीमत मिलने लगा, मजदूरों को रोजगार मिलने लगा, बैंकों का आविष्कार होने लगा, आधुनिक विचार पूरी दुनिया में फैलने लगा। आधुनिक विचार का मतलब कि आज जो टेक्निक आई है वो सारा विचार फैलने लगा। 3 वर्गों का जन्म हुआ, फिर शहर का विकास हुआ, रेलवे, वाष्प इंजन, ये सब चीजें क्या हो गई, बनना स्टार्ट हो गई। किसके कारण से, विश्व बाजार के कारण से, ठीक है ना। तो विश्व बाजार के लाभ और उपयोगिता आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा सा एक चीज समझ लेते हैं, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। आपके किताब में क्वेश्चन भी दिया, तो भाई औद्योगिकरण किसे कहते हैं, मशीनों द्वारा वस्तु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। बस यही बात आपको लिख देनी है, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग आगे समझते हैं कि 2 महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था की कैसी स्थिति रही। 2 महायुद्ध कौन सा, तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। ये 2 महायुद्ध के बाद व्यापार की अर्थव्यवस्था कैसे रही, देश की अर्थव्यवस्था कैसे रही, यही हमें जानना है। तो चलिए जानते हैं। देखो, प्रथम विश्व युद्ध की पहले बात करेंगे, उसके बाद में अगले वाले जो वीडियो बनाऊंगा ना उसमें द्वितीय विश्व युद्ध की बात करूंगा। तो प्रथम विश्व युद्ध में मालूम है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उसमें जो ब्रिटेन वासी थे पूरी तरह से तबाह हो गए। मतलब यूरोप जो था पूरी तरह से बर्बाद हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में क्षति पहुंच गई। अब सोचिए, जब इंग्लैंड वाले, ये जब अंग्रेज, जो ब्रिटेन जो थे, ये ब्रिटेन वाले तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्षति पहुंच गई इनकी। तो ये अपने इंडिया में जानते हैं हर चीज पर लगान बढ़ाने लगे, कर बढ़ाने लगे, हर चीज पर आयात निर्यात पर दाम बढ़ाने लगे, क्योंकि भाई इनकी अपनी आप की बर्बादी हो गई थी, ठीक है ना। तो ये दूसरे देश जिसको गुलाम बनाए थे उस पर वो अपना प्रभुत्व जमाना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूं। अब यहाँ से एक चीज और क्वेश्चन आपको समझना है कि विश्व बाजार के लाभ और हानि, उपयोग तो समझ गए। अब पूछेगा विश्व बाजार के हानि क्या हुआ। देखो, विश्व बाजार की अगर हम लोग हानि देखते हैं तो इसके बहुत सारे हानि है। आपके एग्जाम में पूछता भी है, विश्व बाजार के हानि को लिखिए। हालांकि मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ लेकिन लिख दूंगा। देखो, विश्व बाजार की अगर हानि देखते हैं तो इसने क्या किया, भारत को गुलाम बना लिया। भारत और अफ्रीका जैसे देशों को क्या किया, गुलाम बनाया। किसके, तो विश्व बाजार के कारण से व्यापार करने के माध्यम से आया और विश्व बाजार के माध्यम से वो अपना पैर जमाने लगा। तो पूछता भी है कि विश्व बाजार से क्या क्या मतलब हानि हुए, तो लिखना विश्व बाजार के माध्यम से जो ब्रिटेन वाले थे वो भारत को गुलाम बना लिए, अफ्रीका को भी क्या किए, गुलाम बना लिए। वही तो महात्मा गांधी अफ्रीका जा रहे थे तो अंग्रेजों ने क्या किया, ट्रेन से धक्का मार दिया, तो दोनों जगह उनका अधिकार बना बैठा था। आज भी अंग्रेज का एक मैं एरिया देखा हूँ, कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ न्यूज की, 12 डोर ऐसा कोई एरिया है जो अभी स्वतंत्र हुआ है अंग्रेज से। तो अंग्रेज आज भी ऐसे दुनिया में देश है जहां पर उसको गुलाम बना के रखा है। लेकिन अब लोकतंत्र की भावना इतना ना ज्यादा उद्वेलित हो रही है कि सब आजादी खोज रहा है, सब आजाद होना चाहता है लोग, ठीक है ना। तो हम ये जान रहे थे कि विश्व बाजार के हानि क्या है। तो विश्व बाजार की वजह से ही जो औपनिवेशिक शासक थे, जो ब्रिटेन थे, वो भारत और अफ्रीका जैसे देशों को क्या किया, गुलाम बनाया। और कृषि और लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को क्या किया, नष्ट कर दिया। कौन, ये विश्व बाजार। तो पूछेगा विश्व बाजार के हानि को लिखे, तो विश्व बाजार के हानि आपको ये लिखना है कि भारत और अफ्रीका जैसे देशों को इसने क्या किया, गुलाम बना लिया ब्रिटेन ने। और दूसरा का कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को क्या किया, ये पूरी तरह से नष्ट कर दिया, ठीक है, ये हानि है। अब हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर कि 2 महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रही। देखो बुआ, 2 महायुद्धों के दौरान अगर देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन पूरी तरह से पराजित हो गया था, मतलब यूरोप पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका का स्थिति उस समय अच्छा था, क्योंकि देखो अमेरिका का स्थिति शुरू से अच्छा रहा है, सबसे पहले आजाद होने वाला अमेरिका है। तो अमेरिका ने क्या किया, इसका ब्रिटेन का सहयोग किया, यूरोप का सहयोग किया, अपने देश से, अपने बैंकों से लोन ले लेकर सब क्या किया, यूरोप वाले को देते चले गया। मतलब अमेरिका ज्यादा मात्रा में सहयोग किया, पैसा के मामला से लेकर हर चीज के मामले में सहयोग करने का काम कौन किया, अमेरिका किया। यानी हर चीज में सहयोग करने का काम अमेरिका किया। अमेरिका अपने बैंकों से क्या करता था, यूरोप को कर्जा देता था, समझ में आ रही है। लेकिन एक और वहां पर समस्या आ गई, 1929 आते आते आर्थिक संकट आ गई। आर्थिक संकट का मतलब क्या होगा, अमेरिका का भी मतलब ये प्रभाव ज्यादा मात्रा में पड़ने लगा, उसकी भी बागडोर हिलने लगी। तो अमेरिका क्या किया कि फिर पैसा मांगने लगा इन लोगों से कि नहीं भाई, मेरा देश कमजोर पड़ रहा है, पैसा वापस दो। अब बताइए, जो ससुरी यूरोप जौन देश है वो पहले से उसकी आर्थिक व्यवस्था नष्ट हो चुकी है, और अब क्या अमेरिका उससे पैसा मांग रहा है, कहां से देगा, वो खाने के लिए मोहताज हो गया था उस समय, ठीक है।
देखो, तो अमेरिका ने सहयोग किया, लेकिन बाद में उसका भी बागडोर जो था ना हिलने लगा अमेरिका का, तो फिर पैसा वापस मांगने लगा, क्योंकि उस समय एक और संकट आ गई थी जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक संकट या आर्थिक मंडन के आर्थिक मंदी के नाम से जानते हैं। और वो सन था 1929 में, यानी 1929 में एक और संकट आई जिसका नाम पड़ गया था आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब जान लेते हैं जैसा 1929 के आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी के क्या कारण थे, किन कारणों से ये आर्थिक मंदी आई। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। आपके चैप्टर में एक क्वेश्चन भी है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। तो आर्थिक संकट और आर्थिक मंदी अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है, याद रखिएगा। देखो, तो क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है, आप कोनो चीज खरीदने की आवश्यकता पड़ गई, तो इसी को हम लोग आर्थिक संकट कहते हैं। अब हमारे पास पैसा है ही नहीं, या घर में किसी का तबियत खराब हो गया, तो ये आपके पास कौन सा संकट आ गया, कौन सी समस्या आ गई, इसी समस्या को हम लोग बोलते हैं आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो आर्थिक संकट समझ में आ गई। अब देखो, अब यहां पर समझते हैं कि आर्थिक मंदी आने के क्या कारण थे। अब इसका 2-3-4 कारण बता रहा हूं। देखो, जब क्या हुआ, विश्व व्यापार की लागत बढ़ते चली गई, और उसी समय प्रथम विश्व युद्ध हो गया था 1914 से लेकर 1918। 4 साल प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसमें सारा देश की वस्तु जो है ना प्रथम विश्व युद्ध में ही लगा दिया गया। सारा मतलब कृषि से लेकर जितना था ना, मतलब कहने का मतलब वस्तुओं का ज्यादा मात्रा में उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में कर दिया गया, जिसके कारण से दाम दुगुना तिगुना बढ़ते चला गया। लोगों के पास पैसे नहीं थे दाम खरीदने के लिए, भूखमरी बेरोजगारी आने लगा। समझ में आ रही है। तो इसके क्या क्या कारण थे। देखो, इसके कारण थे कृषि उत्पादन में कमी। लोग कृषि बहुत कम मात्रा में उत्पादन करने लगे थे। कम मात्रा में इसलिए उत्पादन कर रहे थे क्योंकि भाई देखो, कुटीर उद्योग धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। समझ में आ रही। तो कृषि का उत्पादन में कमी आ गई थी, और खदानों के मूल्य में वृद्धि हो गई थी। खदानों के मूल्य में मतलब समझ आए ना, जो अंग्रेज वस्तु बना रहे थे, जो आयात निर्यात हो रही थी वस्तुएं, जो दूसरे देश से अपने इंडिया में वस्तुएं आ रही थी, उस सब का दाम बढ़ते चला गया, जिसके कारण से लोगों के पास बेरोजगारी आ गई, और सारा देश का शासन डोलने लगा। अपने इंडिया तक का भी शासन डोलने लगा, लेकिन इंडिया का उतना नहीं डोला जितना इंग्लैंड का डोला था, क्योंकि पहले से वो प्रथम विश्व युद्ध में ससुरी हार गया, और हारने की वजह से जो था ना उसका कंडीशन दयनीय हो गया। अब अमेरिका भी इसलिए सहयोग नहीं कर रहा था, क्या कि उसकी भी क्या होता, बागडोर हिलने लगी थी, उसका भी जो शासन था चरमराने लगा था। ठीक है ना। तो इसका सबसे मेन रीजन देख सकते हैं, तो कृषि उत्पादन में कमी और खदानों में जो बाहरी वस्तुएं आ रही थी उसके मूल्य में ज्यादा मात्रा में वृद्धि होने लगी थी। अब देखो, एक अर्थशास्त्री ने बोला है, अपनी किताब में लिखा है, जिनका नाम है कार्डलिफ, यानी अर्थशास्त्री कार्डलिफ ने, जानते क्या लिखा अपनी किताब में, वो लिखा है, वो किताब जिसका नाम है डी कॉमर्स ऑफ नेशन, वही लिखे हैं कि 1929 से 1932 के बीच में जो आर्थिक संकट की स्थिति रही थी, उसका अगर देखी जाए तो कृषि उत्पादन में कमी और खदानों के मूल्य में वृद्धि सबसे बड़ा कारण रहा था, कि कृषि जो था ना कम मात्रा में बढ़ने लगी, और खदानों की जो वस्तुएं आ रही थी दूसरे देश से, उसका दाम बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया। तो ये सबसे बड़ा रीजन मानी जा रही थी 1929 में। ऐसा कौन बोला? अर्थशास्त्री कार्डलिफ ने कहा अपनी पुस्तक में। उनके पुस्तक का नाम था दी कॉमर्स ऑफ नेशन। इसी पुस्तक में वो लिखे हैं। ठीक है ना। तो ये पहला कारण था क्या, कृषि उत्पादन में कमी, और दूसरा कारण था खदानों के मूल्य में वृद्धि। अब तीसरा का कारण था विश्व बाजार का विस्तार। प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी, लेकिन बाजार का विस्तार बढ़ते जा रहा था, क्योंकि वहां की सारी वस्तुएं खरीद कर ले जाया जा रहा था प्रथम विश्व युद्ध में। अब भाई ज्यादा मात्रा में बाजार की वस्तुएं बिक रही है, तो लोग तो और लाएंगे ना। अब और लाने के चक्कर में उनको वस्तु मिल नहीं रही थी, जिसके कारण से कीमत बढ़ते चली गई। विश्व बाजार में जितनी वस्तुएं थी, सबका कीमत दुगुना चौगुना पचगुना बढ़ते चला गया, पूरी मात्रा में बढ़ गई उसकी कीमत। अब कीमत बढ़ने की वजह से क्या हो गया ना बुआ, देखो भूखमरी बेरोजगारी सब आ गई। तो देखो वहां पर क्या हुआ कि शेयर बाजार में वृद्धि कर दी गई। शेयर बाजार में वृद्धि का मतलब समझ है ना। देखो, शेयर बाजार किसे कहते हैं? वैसा स्थान, चाहे वैसा नियम, चाहे वैसा प्रशासनिक स्थान, जो कहना है कहिए। ठीक है ना। तो वैसा स्थान जहां पर औद्योगिक और व्यापार के बाजार का मूल्य निर्धारण किया जाता है, कि भाई बाजार में हर वस्तु इतना बेचाएगा। समझ में आ रही है। जैसे मान लो कि हर जगह जाओ तो चोकर के दाम सेम मिलेगा, यहाँ अगर 10 रुपये किलो मिला तो और दुकान पर भी 10 किलो मिलेगा। इसके रीजन क्या होता है कि शेयर बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर हर वस्तु का दाम फिक्स कर दिया जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा शेयर बाजार किसे कहते हैं, तो एकदम सिंपल सी भाषा में बोल रहा है कि एक ऐसा बाजार जहां पर हर वस्तु का दाम एकदम फिक्स कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है शेयर बाजार। यानी
शेयर बाजार में वृद्धि करने का मतलब क्या होगा, प्रत्येक वस्तु का दाम बढ़ा देना। तो शेयर बाजार किसे कहेंगे, मूल्य का निर्धारण करना शेयर बाजार कहलाता है कि हर वस्तु इतना दाम में बेचाएगा। तो शेयर दाम में वृद्धि कर दिया गया। और उसके बाद देख सकते हैं सट्टेबाजी को बढ़ावा दिया गया। अब भाई सट्टेबाजी क्या होता है, देखो सट्टेबाजी का मतलब क्या होता है कि कंपनियों में हिस्सा लेकर उस कंपनी को अपना बना लेना। मतलब से मान लो कि इंग्लैंड वाले अपने देश में बहुत सारा कंपनी बैठा है, अब उनका कंपनी कमजोर पड़ने लगा और मैं धनी मनी हूं तो मैं उसको पैसा दूंगा, समझ में आ रहा है, समय से पैसा नहीं लगाएंगे तो उनके हिस्से को मैं हड़प लूंगा और समय आने पर उस वस्तु को एकदम ज्यादा मात्रा में बेच दूंगा। तो ये सट्टेबाजी कहलाता है। सट्टेबाजी, सट्टेबाजी कहने का मतलब सटेंगे लेकिन बाजी मार देंगे, पैसा देंगे लेकिन समय अनुसार छीन लेंगे, यही कहलाती है सट्टेबाजी। आपकी सट्टेबाजी का मतलब क्या होता है, सट्टेबाजी सटेंगे लेकिन बाजी मार लेंगे, सट्टेबाजी कहलाती है। यानी कहने का मतलब है कि मतलब लिखना है इतना कि सट्टेबाजी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपना कंपनी में धन लगाता है और समय अनुसार वो कंपनी का हिस्सा हड़प लेता है और जब लाभ होगी तो उसे पुनः क्या करता है, वो बेच देता है। ये सट्टेबाजी कहलाती है। यानी सट्टेबाजी को बढ़ावा दिया गया कि मान लो इंग्लैंड का यूरोप लोगों का क्या होगा, कंपनी कमजोर पड़ने लगा, भाई युद्ध में हार गई थी, वो प्रथम विश्व युद्ध में हार गई जिसके कारण से उसका शासन चरमराने लगा। तो उसने क्या किया, अपनी अपनी जो कंपनियां बैठाई थी उस कंपनियों में पूंजीपति लोगों को प्रवेश करा दिया। अब पूंजीपति लोग अपने वो सहयोग किए लेकिन समय अनुसार उसमें से क्या किया, अपना हिस्सा निकाल लिए। यानी अंग्रेजों ने क्या किया, या जो मतलब विदेशी कंपनियां थी वो सब क्या करी, सट्टेबाजी को बढ़ावा दी। यानी कंपनियों में हिस्सा लगाने के लिए बोला गया। अब कंपनी में कोई हिस्सा लगाएगा, पैसा देगा तो भाई छोड़ेगा, वो हिस्से को हड़प लेगा। तो सट्टेबाजी को बढ़ावा दे दिया। यानी अगर देखते हैं तो आर्थिक मंदी के क्या क्या कारण है, तो उसमें कृषि के उत्पादन में कमी, खदानों के मूल्य में वृद्धि, और उसके बाद देख सकते हैं उसके बाद विश्व बाजार का विस्तार होते चला गया, और चौथा शेयर बाजार में वृद्धि हो गई, और पांचवा सट्टेबाजी को बढ़ावा दे दिया गया। तो ये 4-5 कारण जो थे ना, किसके सबसे मुख्य कारण थे, आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट के कारण थे। अब आपके किताब में क्वेश्चन दिया कि आर्थिक संकट के क्या क्या कारण थे, तो 2-3-4 कारण आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि 1929 के आर्थिक मंदी के क्या क्या कारण थे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो आर्थिक मंदी हुआ था इसका क्या परिणाम निकला, मतलब इसका क्या प्रभाव निकला। इस बात को जरा सा हम लोग विस्तार से समझते हैं। आर्थिक मंदी के क्या क्या प्रभाव निकले और क्या परिणाम निकला, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखो बड़ी चीज है ये। देखो हुआ सबसे पहली बात है कि आर्थिक मंदी, जो आर्थिक संकटें आई थी 1929 में, 1932-33 तक रही थी, तो इस पर देख सकते हैं अमेरिका पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो गया, प्रभाव पड़ा था। आर्थिक मंदी का अगर बोल सकते हैं, अगर कह सकते हैं तो आर्थिक मंदी का भी अमेरिका पर प्रभाव पड़ा था स्टार्टिंग में, समझ में आ रही है। आर्थिक मंदी का अमेरिका पर भी प्रभाव पड़ा था लेकिन बाद में इसने अपने कंडीशन को सुधार लिया। यानी अगर कही जाए तो शुरुआत में आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ा जिसके कारण से ये यूरोप को जितना कर्जा दिया था उस सारा कर्जा मांगने लगा और उसके पास पैसा नहीं होने के कारण से बैंकों को कर्जा नहीं चुकाया, जिसके कारण से बैंक बंद हो गया, बैंक बर्बाद हो गया। यानी आर्थिक मंदी का प्रभाव तो पड़ा अमेरिका पर, जिसके कारण से वहां का बैंक बर्बाद हो गए, कई कंपनियां वहां पर ठप पड़ गई। अगर देख सकते हैं तो 1933 ईस्वी तक 4000 बैंक और 1,10,000 कंपनियां वहां पर ठप पड़ गई, कहा अमेरिका की। अब सोचिए उसका शासन कितना चरमराने लगा होगा, एकदम साफ हिलने लगा होगा, मतलब अमेरिका भी डूबने की स्थिति में आ गई होगी। सोचिए 4000 बैंक और 1,10,000 कंपनियां ठप पड़ गई, समझ में आया किसके कारण से, तो ये आर्थिक मंदी के कारण से, आर्थिक संकट के कारण से होने लगी थी। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर अपने देश में क्या हुआ कि मतलब अपने देश में नहीं पूरे विश्व में संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया गया। अब भाई ये संरक्षणवाद क्या होता है, देखो संरक्षणवाद का मतलब क्या होता है कि विदेशी वस्तुओं के ऊंची आयात पर शुल्क बढ़ा देना। मतलब कहने का मतलब है कि अपने देश से जो वस्तुएं जाएंगी ना, हम एकदम बरियार शुल्क लेंगे, बरियार कमाएंगे। या किसी और देश से हमारे देश में वस्तुएं आ रही है तो भाई उस पर कर लेंगे, कितना कर लेंगे तब तो हमारे देश में वस्तु लाकर बेच सकता है। तो कहने का मतलब संरक्षणवाद को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। किसके कारण से, आर्थिक मंदी के कारण से, क्योंकि सब देश का शासन चरमराने लगा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था 1929 के आर्थिक संकट का, समझ में आ रही। तो वहां पर किस चीज को बढ़ावा दिया गया, संरक्षणवाद को। अब आपकी एग्जाम में पूछेगा संरक्षणवाद किसे कहते हैं, तो एक लफ्ज में लिखना है, बस इतना लिखना है कि प्रत्येक वस्तुओं पर, प्रत्येक विदेश से आने वाली वस्तुओं पर कर बढ़ा देना संरक्षणवाद कहलाती है, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये जो आर्थिक मंदी व्यापार को भी काफी प्रभावित किया। व्यापार को इसलिए प्रभावित किया क्योंकि मान लो कि हमें जाना है अमेरिका में बेचने, अब अमेरिका में जाएंगे बेचने के लिए तो अमेरिका वाले बोलेंगे कि इतना ज्यादा कर दोगे तब तुमको यहाँ पर बेचने देंगे, समझ में आ रही। तो इसी कारण से व्यापार भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा, प्रभावित हुआ इसके कारण से। और उसके बाद अंतिम चीजें देख सकते हैं तो कृषि के दाम में कमी आ गई और सरकार द्वारा लगान बढ़ाना स्टार्ट किया गया। यानी इंडिया की अगर बात करेंगे तो ब्रिटेन वाले जो थे ना वो तो पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, प्रथम विश्व युद्ध में बुरी तरह से वो हार गए थे, जिसके कारण से उनका
स्थिति जो था पूरी तरह से दयनीय पड़ गई थी। किसका? वो ब्रिटेन वाले का। तो इंडिया में क्या किए, यहाँ तो कृषि पहले से कम उत्पन्न हो रही थी, तो कृषि के दाम में कमी आ गया, मतलब वहां के वस्तुओं के दाम में क्या होगा, कमी आ गया, और सरकार उस पर लगान बढ़ाने लगी। यानी जनता पर जो था ना बहुत ज्यादा मात्रा में अत्याचार कर रहे थे, जिसका परिणाम क्या निकला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी यही आर्थिक मंडी के कारण से ही महात्मा गांधी का चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि इंडिया पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभाव पड़ी थी। इसी कारण से वो 11 सूत्री मांग रखे थे, समझ में आ रही है? तो देखो कृषि के दाम में कमी आ गई और सरकार का लगान बढ़ गया, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ये प्रभाव पड़ा था अपने इंडिया पर भी, ठीक है ना। अब आपके एग्जाम में पूछता भी कि आर्थिक मंडी के कारण, आर्थिक मंडी के प्रभाव या परिणाम को लिखे, ठीक है ना। तो ये लिखना कि आर्थिक मंडी का अमेरिका में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभाव पड़ा, जिसके कारण से वहां के बहुत सारे बैंक, बहुत सारे कंपनियां बर्बाद हो गई, और 1933 आते आते 4000 बैंक और 1,10,000 कंपनियां वहां पर ठप पड़ गई, और जाकर पूरे देश में संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया गया। मतलब कहीं किसी भी देश से अगर आयात करेंगे चाहे निर्यात करेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में हड़प को पैसा वहां पर लेंगे और कमाएंगे। साथ में यह व्यापार को भी प्रभावित किया और कृषि के दाम में कमी आई, और सरकार ने क्या किया कि लगान को बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय तक क्या थे, विश्व बाजार के माध्यम से अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाने का काम किया था। तो ये बातें आपको समझ में आ गई विस्तार से, ठीक है ना। यानी आर्थिक मंडी के प्रभाव या परिणाम क्या क्या निकले ये समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं कि विश्व बाजार के आलोक में बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या हो गया। मतलब विश्व बाजार के आलोक में जब ये सब घटनाएं घट रही थी अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, 1929 का आर्थिक संकट, इस सब को देखते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय जो देश थे उनके बीच क्या क्या संबंध बैठने लगे, इस सब बात को हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए विश्व बाजार के आलोक में बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जरा हम लोग समझ लेते हैं। देखो आपकी किताब का ये पॉइंट बाय पॉइंट है, सारी बातें जो हेडिंग बाय हेडिंग ना उस सब चीज को मैं समझा रहा हूं, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस नहीं होगा। अब समझो ये क्या हुआ था कि जो आर्थिक मंडी आई थी, अमेरिका पर ज्यादा मात्रा में प्रभाव नहीं पड़ा था, थोड़ा सा पड़ा था, समझे, थोड़ा सा ही पड़ा था, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। तो अमेरिका, जापान और सोवियत संघ को जिसको आज हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, 3 ऐसे ये देश थे जिस पर आर्थिक मंडी का प्रभाव नाम मात्र का पड़ा था, तनी मनी प्रभाव पड़ा था, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। और ये तीनों देश उसी समय जब आर्थिक संकट की स्थिति आई तो शक्तिशाली रूप में उभरे। किस रूप में? शक्तिशाली रूप में उभरने का काम किया कौन? अमेरिका, जापान और ये रूस, तीनों शक्तिशाली देश के रूप में उसी समय सामने आया। अब देखो अमेरिका में जो कंडीशन दयनीय हो गई थी उसको सुधारने के लिए वहां पे एक नया राष्ट्रपति बना जिसका नाम पड़ा था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम पड़ा था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वहां पर नया प्रधानमंत्री बना और उन्होंने एक नियम लगाया जिसका नाम पड़ गया था न्यू डील। न्यू डील का संरक्षण यही था कि जो मजदूर है उनको मतलब उनकी पैसा में वृद्धि करी जाए, उनके कृषि उत्पादन में वृद्धि करी जाए, उनके काम करने की घंटा को फिक्स करी जाए। तो कहीं ना कहीं न्यू डील के माध्यम से जनता के स्थिति को सुधार दी गई। कहां पर? अमेरिका में। तो ये था संबंध कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो देश थे, जो शक्तिशाली देश के रूप में उस समय सामने आए थे, उन्होंने अपने देश को सुधारने के लिए तरह तरह के नियम लगाए। उसके बाद देख सकते हैं इटली और जर्मनी, इस पर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभाव पड़ा था। किसका? प्रथम विश्व युद्ध का। और आर्थिक मंडी का भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभाव पड़ा, जिसके कारण से इन्होंने एक प्रणाली अपनाया और उस प्रणाली का नाम पड़ा अधिनायक शासन प्रणाली। यह अधिनायक शासन प्रणाली क्या होता है? इसमें होता है कि सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी और समय आने के बाद वो क्या करेगा? समय आने पर वो अपनी शक्तियां दिखाएगा और लोगों के बीच नायक बन जाएगा। सोचिए ना, अधिनायक, अधिक का मतलब अधिक, एक व्यक्ति के पास अधिक शक्तियां होगी और समय आने पर वो प्रयोग करके लोगों के बीच क्या बनेगा? वो मेन बन जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? इटली और जर्मनी में अधिनायकवादी शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया। तो अधिनायक का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां होती है और समय अनुसार वो लोगों के बीच में आकर वो अपनी शक्तियां दिखाएगा और क्या बनेगा? नायक बन जाएगा, नायक बनने का काम कर देगा। तो ये जो विश्व बाजार के आलोक में बदलते जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे उसकी वजह से अमेरिका ने भी क्या किया? न्यू डील का नियम लगाकर वहां पर जो नया राष्ट्रपति आया था रूजवेल्ट, उन्होंने क्या किया? अपने कंडीशन में सुधार किया। और उसी समय इटली और जर्मनी ने क्या किया? वो अधिनायकवादी शासन प्रणाली लगा दिया कि जो मेन उसमें जो शक्तिशाली मतलब पूरी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी और जब आवश्यकता पड़ेगा तो लोगों के बीच प्रयोग कर देगा। तो अधिनायकवाद भी पूछता है कि अधिनायकवाद से आप क्या समझते हैं? तो जी मतलब लिखना है कि एक ऐसी प्रथा, एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें टोटल शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में होती है और समय पड़ने पर वो व्यक्ति लोगों के बीच आकर शक्तियों का प्रयोग करता है और वो नायक बन जाता है, हीरो बन जाता है। ठीक है ना?
तो इस तरह से देखते हैं कि जो अभी तक पॉइंट हम लोग लेकर चले थे इसमें हम लोग समझे बहुत तरह की बात है। पहले वैश्वीकरण क्या होती है ये समझ लिए, दूसरा हम लोग विश्व बाजार क्या होते हैं, विश्व बाजार का विस्तार कैसे हुआ, विश्व बाजार के परिणाम क्या निकले, विश्व बाजार के कारण हानि क्या हुई, तो हानि बता भी दिया हूं आपको, ठीक है ना, क्या हुई ये भी समझ लिए। उसके बाद 1929 के आर्थिक संकट के क्या कारण थे, उसका परिणाम क्या निकला, ठीक है ना, ये सारी बातें हम लोग विस्तार से समझ लिए। अब जैसा हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर्स पर, इस जो चैप्टर आपका है भूमंडलीकरण, इस पर हम लोग 2 पार्ट बनाएंगे, ठीक है। इसका प्रश्न उत्तर जैसा हम लोग देख लेते हैं। देखो बुआ, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर अगले वाले पार्ट में पूरी तरह से मैं क्लियर कराऊंगा। अभी लॉन्ग क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का देखिएगा, तो विश्व बाजार किसे कहते हैं, तो भाई विश्व बाजार बता देंगे कि एक ऐसा बाजार जहां पर देश की सारी वस्तुएं मिल जाए, अभी समझा भी दिया गया आपको। अगला क्वेश्चन औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, तो मशीनों के द्वारा वस्तु का उत्पादन करना औद्योगिक क्रांति कहलाती है, भी बता दिया गया। अगला है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, तो वही आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी, तो लिखना है कि पैसे न होने पर, पैसे की आवश्यकता पड़ना आर्थिक संकट कहलाती है, ठीक है ना। और चौथा है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, तो भूमंडलीकरण आपको बता देगा कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाती है, चाहे वैश्वीकरण कहलाती है, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का आपका भी इसके बीच में क्लियर हुआ। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करना है। तो 1929 के आर्थिक संकट के कारण क्या क्या थे, तो देख सकते हैं कृषि उत्पादन में कमी, खदानों के मूल्य में वृद्धि, उसके बाद विश्व बाजार का विस्तार, शेयर बाजार में वृद्धि और सट्टेबाजी को बढ़ावा देना, ये सब प्रमुख कारण थे, ठीक है ना। तो इस तरह से 1 नंबर लघु उत्तरीय क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर तो मैं आपको आगे समझाऊंगा, अगले जो पार्ट पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर 3 नंबर है कि विश्व बाजार के स्वरूप को समझाएं। तो विश्व बाजार के स्वरूप को मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, जिसके कारण से ज्यादा मात्रा में वस्तु बनने लगी, तो वो वस्तु बेचने के माध्यम से, व्यापार करने के माध्यम से वो बहुत सारे देशों में प्रवेश किए और वो अपने वस्तुओं का ज्यादा मात्रा में क्या किया, उपयोग करने लगे, जिससे लोग भी बहुत ज्यादा मात्रा में आकर्षित हुए, समझ में आ रही, और लोगों ने क्या किया, उनको बढ़ावा दिया और बाद में वो क्या किया, पूरे देशों को गुलाम बनाने के चक्कर में लग गया, ठीक है ना। ये सब बातें आपको लिख देनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि विश्व बाजार के लाभ हानि पर संक्षिप्त आपको परिचय लिखना है। लाभ और हानि पर विश्व बाजार के, तो विश्व बाजार का लाभ आपको यही लिखना है कि ये लोगों को अच्छी कीमत मिलने लगी, लोग मजदूरों को रोजगार प्राप्त होने लगे, सारी बात आपको लिखना है। और हानि की बात आएगी तो लिखिएगा विश्व बाजार के कारण से भारत और अफ्रीका जैसे क्या हो गया, देश गुलाम पड़ गया, भारत और अफ्रीका जैसे देश क्या हो गया, गुलाम पड़ गया, और यहाँ के कृषि कुटीर उद्योग धीरे धीरे नष्ट होने लगा, तो ये हानि हुई थी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका लघु उत्तरीय का 7वां प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा। यानी लघु उत्तरीय का इसमें से 3 क्वेश्चन क्लियर होगा, 1 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर, और सब जो चीजें वो अगले वाले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। जितना पढ़े उतना का बीच में क्लियर करिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे तो इसका एक ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अभी तक क्लियर हुआ है कि 1929 के आर्थिक संकट के कारण एवं परिणामों को लिखना है। यानी 1929 के आर्थिक संकट के क्या कारण थे और उसका परिणाम क्या निकला, ये लिखना है। तो अभी तो मैंने बताया था कारण ये सब लिखना है। अब फिर परिणाम क्या निकला, तो अमेरिका पर बहुत ज्यादा मात्रा में, थोड़ा सा मात्रा में प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उसके बहुत सारे बैंक, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, और 1933 तक वहां पर 4000 बैंक और 1,10,000 कंपनियां ठप पड़ गई। बाद में पूरे देश ने संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया, व्यापार को भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्षति पहुंचाई, और कृषि के दाम में कमी आने लगी, और सरकार अपने इंडिया में लगान बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम निकला कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दी। तो ये बातें आपको लिखनी है। तो इस तरह से अभी तक इस पॉइंट में आपकी जो भी क्वेश्चन थी वो सारी बातें मैंने क्लियर करवा दी, ठीक है ना। तो आई होप ये पार्ट आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले पार्ट को लेकर आएंगे और इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे।